हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे 2 क्लास में हमने करवा दिया है और जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे आज हम कंप्लीट करा देंगे। तो जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखे आप सभी लोग वो क्लासेस कंप्लीट कर लेना, आप लोगों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स फ्री में चाहिए और क्लास पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम व मुलायम हो, सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि चट्टानों के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, चट्टान जो होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। इसे पहला हो जाएगा आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि चट्टान के कितने भेद होते हैं या फिर प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आग्नेय चट्टानें रासायनिक संरचना के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। पहला अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरा हो जाएगा क्षारीय आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या फिर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। इस तरीके से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें उदाहरण पूछे गए हैं तो पहला उदाहरण हो जाएगा बलुआ पत्थर और दूसरा हो जाएगा खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के बारे में पूछा गया है तो इसकी जो है 3 परत हो जाएंगी। पहली हो जाएगी भूपर्पटी, दूसरी मैंटिल और तीसरी हो जाएगी कोर, जो सबसे आंतरिक परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है मैग्मा क्या है। इसमें मैग्मा के बारे में पूछा गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है ज्वालामुखी क्या है। इसमें ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। यहाँ पे तथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है क्रेटर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ज्वालामुखी से निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आप लोगों को भूकंप के बारे में लिखना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। और इसी में अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता जो है किससे मापी जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा रिक्टर स्केल से। जो भूकंप की तीव्रता होती है वह रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। और अगर यहीं पे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भूकंप की तरंगों का मापन किसके द्वारा किया जाता है तब आप लोगों का आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा। तो ये दोनों में डिफरेंट आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल द्वारा और जो भूकंप की तरंग का मापन किया जाता है वह सिस्मोग्राफ द्वारा। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीज़ें शेष बचती हैं उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी है और तीसरा है सुषुप्त या फिर मृत शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट स्ट्रोम्बोली को। जो माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है काल्डेरा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा का शब्द है। जो काल्डेरा शब्द है यह स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुड़ाहा। और इसमें आगे दिया गया है कि विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा कि ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है तो उसमें से निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं। इसमें ज्वालामुखी की मेखलाएं पूछी गई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं। पहला है इसमें परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा दिया गया है यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और तीसरा दिया गया है अटलांटिक महासागरीय मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्राथमिक तरंगें जिसे पी तरंगे भी कहते हैं, दूसरा जो है द्वितीय तरंगे जिसको एस तरंगे कहते हैं और तीसरी है धरातलीय तरंगे जिसको एल तरंगे कहते हैं। इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उन्हें ही अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं और जो द्वितीयक तरंगे होती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि सिस्मोग्राफ क्या है। अभी हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि सिस्मोग्राफ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगर आप लोगों से रिक्टर स्केल के बारे में पूछा जाए तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि ज्वालामुखी पोंक क्या है। ज्वालामुखी पोंक के बारे में इससे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत जो वर्षा हो जाने से निर्मित जो धूल कण होते हैं वही ज्वालामुखी पोंक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्विक भूकंप क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसमें क्षेत्र दिया गया है प्रशांत महासागर तटीय पेटी, दूसरा दिया गया है मध्यवर्ती पेटी और तीसरा दिया गया है भूकंप शून्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनाच्छादन के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। उसे पहली क्रिया हो जाएगी अपक्षय और दूसरी क्रिया हो जाएगी अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो जो अपक्षय होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा हो जाएगा जैविक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है हिमानी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हिमोड़ किसे कहते हैं। इसमें हिमोड़ के बारे में आप लोगों को लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा कि जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उसे हिमोड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे ही हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैनियन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नदियों के गॉर्ज के बृहद रूप को कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलप्रपात किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान किसे कहते हैं? इसमें बरखान के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्राकार या फिर चापाकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी विसर्प किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी भागों में उसकी गति जो है मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प कहा जाता है या फिर इसे मियांडर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल किसे कहते हैं? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वैसे भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को वायुमंडल कहा जाता है। जरूरी नहीं कि जो सीरीज में डिफिनेशन दी गई यही आप लोगों को लिखना है, इसमें आप लोगों से वायुमंडल के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वह वायुमंडल की, यह जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत होती है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन्हीं परतों से रिलेटेड है कि वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल को 5 संस्तरों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा हो जाएगा बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल के जो प्रमुख तत्व है उसमें पहला हो जाएगा तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा वायुदाब पेटियां, चौथा हो जाएगा पवन, नेक्स्ट हो जाएगा वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। ये आप लोगों के वायुमंडल के जो तत्व हैं, वायुमंडल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वायुमंडल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संघनन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वायुदाब का मापन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलीबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्णकटिबंध में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि लहरें किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे ही लहरें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी गर्म धाराएं, दूसरी हो जाएगी ठंडी धाराएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो गल्फ स्ट्रीम है कैसी धारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल की प्रमुख गतियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्र जल की प्रमुख गतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं का नाम उल्लेख कीजिए। इसमें आप लोगों को किन्हीं भी 3 महासागरीय धाराओं के नाम लिखना है। तो इसमें पहला हो जाएगा क्यूरोशियो की धारा, दूसरा हो जाएगा क्यूराइल की धारा और तीसरी हो जाएगी लेब्राडोर की धारा। इसमें जो दी गई है पहली क्यूरोशियो की जो धारा है यह जो हो जाएगी जो क्यूरोशियो की धारा होती है गर्म जल धारा होती है और जो क्यूराइल की धारा होती है यह ठंडी जल धारा होती है
और इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लिब्राडोर की जो जलधारा गर्म होती है कि ठंडी, तो जो लिब्राडोर की जलधारा होती है यह ठंडी जलधारा होती है। तो लिब्राडोर की ठंडी हो जाएगी और क्यूराइल की भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। इसमें गल्फ स्ट्रीम और जो क्यूरोशियो की धारा होती है ये दोनों गर्म जलधाराएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि संविधान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 2 विशेषताएं पूछी गई हैं, तो कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं 2023 में 2 नंबर में पूछा गया था, तो इसमें आप लोगों को 5-6 विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जाए तो 2 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। उसमें पहली विशेषता हो जाएगी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और दूसरी विशेषता हो जाएगी मूल अधिकारों की व्यवस्था। इसमें 2 विशेषताएं दी गई। इसके अलावा और जो विशेषताएं हैं, जैसे कि भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक और विस्तृत संविधान है, और जो इसके अलावा एक पॉइंट ये आप लोग लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि कठोर एवं लचीले संविधान का समन्वय है। जो भारतीय संविधान है वह कठोर भी है, लचीला भी है। तो ऐसे आप लोग 5-6 विशेषताएं पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 आवश्यक शर्तें हैं, जो कि निम्नलिखित इसमें नीचे दी गई हैं। इसमें पहली शर्त हो जाएगी कि जन्म, दूसरी शर्त हो जाएगी वंशानुगत, तीसरी शर्त हो जाएगी पंजीकरण, और चौथी हो जाएगी प्राकृतिक, और लास्ट हो जाएगी क्षेत्र समाविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि एकल नागरिकता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, इसमें दोहरी पद्धति से आशय जैसे केंद्र और राज्य से आशय है, तो दोहरी पद्धति को अपनाया गया है। जो भारतीय संविधान है इसमें दोहरी पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता से आशय जैसे भारतीय नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब भारतीय नागरिकता। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए आप लोगों से कि ये जो है किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं। और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ये तो सभी लोगों को पता ही है। 6 मूल अधिकारों के नाम आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आगे देखो भाग ही पूछे गए हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो भाग 3 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि नीति निदेशक तत्वों से क्या अर्थ है, जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं दो नीति निर्देशक तत्वों के नाम लिखना है। तो इसमें पहला आप लोग लिख सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। इसमें कोई भी दो नीति निर्देशक तत्वों को आप लोगों को लिखना है, तो आप लोग कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, कोई माल सामान वस्तु खरीदता है, तो उस सामान का उपभोक्ता कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा है, तो खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के कितने प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार इसमें दिए गए हैं। पहला प्रकार है जिला फोरम, और इसमें दूसरे नंबर पे दिया गया है राज्य आयोग, तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित जो विशेष न्यायालय हैं उसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपभोक्ता कितने प्रकार का हो सकता है। तो उपभोक्ता जो है, कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का उपभोक्ता हो सकता है। पहला जो है जैसे माल का उपभोक्ता, माल या सामान का उपभोक्ता, और दूसरा उपभोक्ता जो हो सकता है सेवाओं का उपभोक्ता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति मतलब इसमें हरित क्रांति पूछा गया है कि शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35% जो है, जो राष्ट्रीय आय है, भारतीय राष्ट्रीय आय, उसमें कृषि का योगदान 35% है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का, मोटे अनाज और दालें, ये सभी हो जाएंगी खाद्यान्न फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है। तो इसका जो इसमें दोष पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ फसलों तक सीमित होना हरित क्रांति का दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मुद्रा का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चेक एक जो है शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो चेक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य चेक, दूसरा आदेशानुसार चेक, और तीसरा रेखांकित चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है बैंक ड्राफ्ट क्या है। इसमें बैंक ड्राफ्ट के बारे में पूछा गया है। जिस बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, जिसे डीडी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसका लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें जो लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। इसमें जो डायरेक्ट में या फिर किसी कॉलेज वगैरह में जो फ़ी वगैरह होती है उसको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में मांगा जाता है। तो बैंक से जो डीडी होती है बैंक से बनवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसे पूछा गया हुंडी क्या है। जो हुंडी वगैरह है, जो साख मुद्रा होती है, सब चेक के प्रकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या फिर उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्य अनुसार टिकट लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है। मुद्रा का अवमूल्यन इसमें पूछा गया है
तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि शाक मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए। तो इसमें जो शाक मुद्रा के प्रचलित रूप है वो 5 रूप हैं। पहला जैसे चेक हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, जिसे डिमांड ड्राफ्ट डीडी बोलते हैं। तीसरा प्रतिज्ञा पत्र हो जाएगा, चौथा हुंडी हो जाएगा और पांचवा इसमें विनिमय विपत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि औद्योगिकरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुटीर उद्योग क्या है। आप लोग लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो कुटीर उद्योग इसमें पूछे गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या फिर अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिसमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, यह संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन, इतना समय लगा है। और इसी में अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि संविधान सभा जो है यह संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो चमड़े की बाल्टी थी उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैकुबाद। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन 2023 तक अभी तक पूछे गए हैं, 2015 से 23 तक सारे क्वेश्चन जो सामाजिक अध्ययन की फर्स्ट क्लास करवाई गई है उसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए थे प्रीवियस ईयर के, और सेकंड और इस क्लास में पूरा कंप्लीट जितने पवन सीरीज में क्वेश्चंस दिए गए थे जो इम्पोर्टेंट थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं। तो आप सभी लोग तीनों क्लास अच्छे से कंप्लीट कर लेना। सारे सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए गए हैं, अच्छे से आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप लोग अच्छे से पढ़ना, आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो आप लोगों के एग्ज़ाम होना है वो 2 अप्रैल के बाद ही होंगे क्योंकि 2 अप्रैल तक जो हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की कापियाँ उनका मूल्यांकन स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा 19 से। तो 2 अप्रैल तक वो चलेगा। तो उसके बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने की संभावना है। 2 अप्रैल के पहले आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कि सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सल्तनत काल में तूतीय हिंद, जिसे भारत को तोता, इसकी उपाधि जो तूतीय हिंद की उपाधि सल्तनत काल में किसको मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को मिली थी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि शिवाजी के समय सर सूबादार किसे कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि या सेनापति को। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 46वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे कंप्लीट पहले क्लास में करा दिए गए थे। तो सामाजिक अध्ययन की जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्लास है वो 3 क्लास में कंप्लीट कराए गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से देख लेना, आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और किस सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास आप लोगों को कैसे लगी लाइक कर देना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी हैंड रिटन सारी कंप्लीट नोट्स पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगा। अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट की और भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसकी क्लास पूरी कंप्लीट आप लोगों को करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।